अब जब हमने हार्डवेयर टाइमलाइन, रजिस्टर एलियासिंग और x86 वेक्टर एग्जीक्यूशन यूनिट्स के रॉ थ्रूपुट पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैट्स पहने और सिलिकॉन पर डायरेक्ट कंट्रोल लें। आइडियल कंडीशंस में हम चाहेंगे कि हमारा C++ कंपाइलर हर स्टैंडर्ड फॉर लूप को ऑटोमेटिकली परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर असेंबली में ट्रांसफॉर्म कर दे। लेकिन जैसा कि हाई परफॉर्मेंस बैकएंड इंजीनियर्स को जल्दी ही पता चल जाता है, कंपाइलर्स सरप्राइजिंगली कंजर्वेटिव हो सकते हैं। एलियासिंग पॉइंटर्स, अननोन मेमोरी अलाइनमेंट, कॉम्प्लेक्स लूप बाउंड्स और पोटेंशियल फ्लोटिंग पॉइंट नॉन एसोसिएटिविटी अक्सर कंपाइलर को सेफ खेलने और स्लो स्केलर इंस्ट्रक्शंस एमिट करने के लिए मजबूर करते हैं। जब आपको डिटर्मिनिस्टिक मैक्सिमम थ्रूपुट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, चाहे आप एक कस्टम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लाइब्रेरी लिख रहे हों, एक रियल टाइम ऑडियो प्रोसेसिंग इंजन, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पाइपलाइन या एक मशीन लर्निंग कर्नेल, आप सिर्फ होप पर रिलाई नहीं कर सकते। आप सीधे C++ AMD इंट्रिंसिक्स पर आ जाते हैं। इस सेक्शन में हम Imentrin.h द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटेल के इंट्रिंसिक फंक्शन रैपर्स का यूज करके एक्सप्लिसिट वेक्टर कोड लिखने की आर्ट को मास्टर करेंगे। हम इंट्रिंसिक डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, अलाइंड वर्सेस अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस को एग्जामिन करेंगे, वेक्टर लेंस में पॉइंटर अरिथमेटिक को समझेंगे, आर्बिट्रेरी लूप रिमाइंडर्स को हैंडल करने के चैलेंज को सॉल्व करेंगे और कंपाइलर एनालिसिस टूल्स का यूज करके रिजल्टिंग असेंबली को इंस्पेक्ट करेंगे। सेक्शन ब्रेक, टेकिंग कंट्रोल। AMD इंट्रिंसिक्स क्या हैं? अगर आप बिना इंट्रिंसिक्स के VFFMADD231P किसी स्पेसिफिक CPU इंस्ट्रक्शन को इन्वोक करना चाहते हैं, तो आपकी ट्रेडिशनल चॉइस ASM ब्लॉक्स का यूज करके इनलाइन असेंबली लिखना थी। हालांकि इनलाइन असेंबली के सीवियर ड्रॉबैक्स हैं। ये कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करती है, रजिस्टर एलोकेशन को ब्रेक करती है, इनलाइन एक्सपेंशन को रोकती है और लूप अनरोलिंग को एक नाइटमेयर बना देती है। कंपाइलर इंट्रिंसिक्स इस प्रॉब्लम को एलिगेंटली सॉल्व करते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो सीधे GCC, Clang और AIM-SVC जैसे कंपाइलर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। C++ कंपाइलर के लिए एक इंट्रिंसिक एक स्टैंडर्ड इनलाइन फंक्शन कॉल की तरह दिखता है, लेकिन कोड जनरेटर के लिए यह सीधे वन या मोर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस से मैप होता है, जबकि ये कंपाइलर के ऑप्टिमाइजेशन इंजन को रजिस्टर असाइनमेंट, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग और मेमोरी स्पिल मैनेजमेंट को हैंडल करने की अनुमति देता है। x86 वेक्टर इंट्रिंसिक्स का एक्सेस पाने के लिए सिंगल यूनिफाइड हेडर को इंक्लूड करें। यह C या C++ डायरेक्टिव इंटेल इंट्रिंसिक्स हेडर को इंपोर्ट करता है, जो प्रोग्राम को पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर लेवल वेक्टर इंस्ट्रक्शंस एक्सेस करने की परमिशन देता है। Imentrin.h को इंक्लूड करने से आपके टारगेटेड आर्किटेक्चर फ्लैग तक के सभी स्टैंडर्ड ASIMDIASA एक्सटेंशंस के डिक्लेरेशंस पुल इन हो जाते हैं, जैसे कि -AMAVX2, -MFMA या -MAVX512F। सेक्शन ब्रेक, द इंट्रिंसिक टाइप सिस्टम। जब आप ASIMD इंट्रिंसिक्स के साथ काम करते हैं, तो आप C+ प्रिमिटिव्स जैसे फ्लोट, डबल या int32t से दूर हट जाते हैं और सीधे वेक्टर रजिस्टर टाइप्स के साथ काम करते हैं। यह डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज होने वाले इंट्रिंसिक टाइप सिस्टम के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। ये वेक्टर रजिस्टर्स को उनके बिट विड्थ्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें 128 बिट, 256 बिट और 512 बिट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ये साइजेस रिस्पेक्टिवली ASAC, AVX और AVX512 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से करस्पॉन्ड करते हैं, जो सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट, डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर वैल्यूज के लिए स्पेसिफिक डेटा रिप्रेजेंटेशंस को मैप आउट करते हैं। हर इंट्रिंसिक टाइप एक फिजिकल वेक्टर रजिस्टर के कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट M128 4 टाइम्स 32 बिट फ्लोट वैल्यूज या 128 बिट्स को होल्ड करता है। M256 8 टाइम्स 32 बिट फ्लोट वैल्यूज या 256 बिट्स को होल्ड करता है। M512 16 टाइम्स 32 बिट फ्लोट वैल्यूज या 512 बिट्स को होल्ड करता है। फ्लोटिंग पॉइंट डबल प्रिसिजन डबल M128D 2 टाइम्स 64 बिट डबल वैल्यूज को होल्ड करता है। M256D 4 टाइम्स 64 बिट डबल वैल्यूज को होल्ड करता है। M512D 8 टाइम्स 64 बिट डबल वैल्यूज को होल्ड करता है। पैक्ड इंटीजर डेटा इंट
short, char, etc. M128i 128 bits of integer data को होल्ड करता है। M256i 256 bits of integer data को होल्ड करता है। M512i 512 bits of integer data को होल्ड करता है। क्रूशियल इंसाइट, ध्यान दें कि M256i ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि यह 32 बिट इंटीजर्स, 16 बिट इंटीजर्स या 8 बिट बाइट्स को होल्ड करता है। यह सिंपली एक जेनेरिक 256 बिट ओपेक कंटेनर है। बिट्स का इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से उस इंट्रिंसिक ऑपरेशन से डिटरमाइन होता है जो आप इस पर अप्लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस, MM256 ADPI32 कंटेनर को 832 बिट इंटीजर्स की तरह ट्रीट करता है, जबकि MM256 ADPI8 इसे 32 बिट बाइट्स की तरह ट्रीट करता है। नेमिंग सिंटैक्स को डेसिफर करना। इंट्रिंसिक फंक्शन नेम्स एक स्ट्रिक्ट डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हैं। एक बार जब आप इसके कंपोनेंट्स को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप किसी भी इंट्रिंसिक को एक नज़र में डेसिफर कर सकते हैं। अंडरस्कोर MM लेस देन विड्थ ग्रेटर देन अंडरस्कोर लेस देन ऑपरेशन ग्रेटर देन अंडरस्कोर लेस देन डेटा टाइप ग्रेटर देन। चलिए 3 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स को डाइसेक्ट करते हैं। अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर p एस अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर ये 256 बिट MM रजिस्टर्स पर ऑपरेट करता है। एड अंडरस्कोर ये वेक्टर एडिशन एग्जीक्यूट करता है। अंडरस्कोर p एस यानी पैक्ड सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स 8 एलिमेंट्स। अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर pd अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर ये 256 बिट MM रजिस्टर्स पर ऑपरेट करता है। मल अंडरस्कोर ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करता है। अंडरस्कोर PD यानी पैक्ड डबल प्रिसिजन फ्लोट्स 4 एलिमेंट्स। अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर FM एड अंडरस्कोर p एस अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर ये 256 बिट MM रजिस्टर्स पर ऑपरेट करता है। FM एड अंडरस्कोर ये फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड एग्जीक्यूट करता है। A टाइम्स B प्लस C अंडरस्कोर p एस यानी पैक्ड सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी अलाइनमेंट, लोडिंग और स्टोरिंग। इससे पहले कि आप वेक्टर रजिस्टर्स के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, आपको सिस्टम रैम से डेटा को रजिस्टर्स में मूव करना होगा और आखिरकार रिजल्ट्स को वापस स्टोर करना होगा। यह हमें सीधे चैप्टर 2.3 के डेटा अलाइनमेंट रूल्स पर वापस ले आता है। x86 माइक्रो आर्किटेक्चर में वेक्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस 2 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स में आते हैं, अलाइंड और अनअलाइंड। यह टेबल वेक्टर लोड्स और स्टोर्स के लिए अलाइंड और अनअलाइंड मेमोरी ऑपरेशंस के बीच के डिफरेंसेस को आउटलाइन करती है। वेक्टर लोड के लिए अलाइंड इंट्रिंसिक अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर PAS है, जो VMOV APS असेंबली इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट होता है। इसके अपोजिट अनअलाइंड इंट्रिंसिक अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर लोड U अंडरस्कोर PAS है, जो VMOV UPAS में ट्रांसलेट होता है। वेक्टर स्टोर के लिए अलाइंड इंट्रिंसिक अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर स्टोर अंडरस्कोर PAS है, जो VMOV APS से मैप होता है, जबकि अनअलाइंड इंट्रिंसिक अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर स्टोर U अंडरस्कोर PAS है, जो VMOV UPAS से मैप होता है। दोनों ही केसेस में अलाइंड वर्जन को यूज करने के लिए एक 32 बाइट मेमोरी बाउंड्री की जरूरत होती है। अलाइनमेंट की परवाह क्यों करें? हार्डवेयर वायलेशंस, ओल्डर आर्किटेक्चर और लेगेसी SSAC ऑपरेशंस पर एक मेमोरी एड्रेस जो 16 बाइट बाउंड्री पर अलाइंड नहीं है, उस पर अलाइंड लोड इंस्ट्रक्शन अंडरस्कोर MM लोड PS एग्जीक्यूट करने से एक सीवियर जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट GP क्रैश होता है। कैश लाइन स्प्लिट्स, मॉडर्न इंटेल और AMD प्रोसेसर्स पर अनअलाइंड लोड्स अंडरस्कोर MM256 लोड UPAS रिमार्केबली फास्ट होते हैं अगर डेटा पूरी तरह से एक सिंगल 64 बाइट L1 कैश लाइन के अंदर होता है। हालांकि अगर एक अनअलाइंड लोड कैश लाइन बाउंड्री को स्ट्रेडल करता है, उदाहरण के लिए बाइट ऑफसेट 48 से शुरू होने वाले 32 बाइट्स को लोड करना, तो हार्डवेयर को 2 सेपरेट कैश लाइन एक्सेस इशू करने होंगे, जिससे परफॉर्मेंस पेनल्टीज होती हैं। C++ में वेक्टर अलाइंड मेमोरी एलोकेट करना। सेफ और हाई स्पीड अलाइंड लोड्स एंश्योर करने के लिए रजिस्टर विड्थ से मैच होने वाली फिजिकल बाउंड्रीज पर मेमोरी एलोकेट करें, जैसे AVX2 के लिए 32 बाइट्स और AVX512 के लिए 64 बाइट्स। यह C++ को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए मेमोरी अलाइनमेंट कैसे किया जाता है।
ये 32 बाइट बाउंड्री पर अलाइंड मेमोरी का एक ब्लॉक एलोकेट करता है, जिसकी ज़रूरत एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके वेक्टराइजेशन करने के लिए होती है। इसके बाद यह कोड एलोकेट की गई मेमोरी के अलाइनमेंट को वेरीफाई करता है, एक वेक्टराइज्ड इंस्ट्रक्शन का यूज करके डेटा को सेफली लोड करता है और आखिर में अलाइन डीएलोकेशन का यूज करके मेमोरी को वापस सिस्टम में रिलीज कर देता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप एनाटॉमी ऑफ एन AVX2 कर्नल। चलिए एकदम स्क्रैच से एक AVX2 वेक्टर कर्नल लिखते हैं। हमारा गोल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे पर नीचे दिए गए एलिमेंट वाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है। y of i इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस a of i टाइम्स b of i क्लोज पैरेंथेसिस प्लस c of i। स्टेप 1 वेक्टर रजिस्टर्स में डेटा लोड करना। हम अंडरस्कोर MM256 लोड PS का यूज करके 3 अलग अलग 256 बिट MM रजिस्टर्स में 8 सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स लोड करके शुरुआत करते हैं, ये मानते हुए कि 32 बाइट मेमोरी अलाइनमेंट है। यह कोड ब्लॉक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके मेमोरी से वेक्टर रजिस्टर्स में अलाइंड 32 बाइट सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 3 सेट्स को कैसे लोड किया जाता है। स्टेप 2 वेक्टर मैथमेटिक्स एग्जीक्यूट करना। इसके बाद हम फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। यह एक सिंगल हार्डवेयर पाइपलाइन पास में एक साथ सभी 8 वेक्टर लेंस पर a टाइम्स b प्लस c को कंप्यूट करता है। यह लाइन वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करती है एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करता है और एक ही स्टेप में थर्ड सेट को ऐड करता है। स्टेप 3 रिजल्ट्स स्टोर करना। फाइनली हम रिजल्ट रजिस्टर के कंटेंट्स को वापस सिस्टम रैम में स्टोर करते हैं। यह इंस्ट्रक्शन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के रिजल्टिंग वेक्टर को रजिस्टर से वापस सिस्टम मेमोरी में राइट करता है। वेक्टर लेंस के अक्रॉस पॉइंटर अरिथमेटिक को समझना। चैप्टर 4.1 के पॉइंटर अरिथमेटिक से कनेक्ट करते हुए याद रखें कि स्टैंडर्ड C++ में एक पॉइंटर PTR++ को आगे बढ़ाने से अंडरलाइंग मेमोरी एड्रेस साइज ऑफ फ्लोट यानी 4 बाइट्स से बढ़ जाता है। जब हम SIMD वेक्टर रजिस्टर्स को प्रोसेस करते हैं तो हमारे लूप का हर इटरेशन एक साथ 8 फ्लोट्स को प्रोसेस करता है, जो टोटल 32 बाइट्स होता है। इसलिए हमारा लूप स्टेप काउंटर लेन काउंटर यानी 8 से आगे बढ़ना चाहिए और हमारे रॉ पॉइंटर ऑफसेट्स उसी के अकॉर्डिंग जंप होने चाहिए। ये C++ कोड फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके वेक्टराइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। लूप डेटा को 8 के ग्रुप्स में प्रोसेस करता है, जिसमें यह 3 इनपुट एरेज से वैल्यूज को लोड करता है, एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट्स को एक डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक, एरे साइज मिसमैचेस को हैंडल करना। टेल लूप प्रॉब्लम। क्या होता है जब आपका डेटासेट साइज इन 8 का एक एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता है। मान लीजिए n इक्वल टू 1003 है। 1003 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 125 फुल वेक्टर इटरेशंस होते हैं, यानी 125 टाइम्स 8 इक्वल टू 1000 एलिमेंट्स। आपके पास एरे के एंड में 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी 1000 3 माइनस 1000 इक्वल टू 3 एलिमेंट्स बचे हैं। अगर आपका वेक्टर लूप ब्लाइंडली इटरेशन 126 को एग्जीक्यूट करता है, जहां i इक्वल्स टू 1000 है, तो अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर PS इंडेक्स 1000 से लेकर इंडेक्स 1007 तक 8 फ्लोट्स रीड करने की कोशिश करेगा। एरे एलिमेंट 1002 के आगे रीड करने से आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस होगा, डर्टी गार्बेज डेटा रीड होगा या फिर तुरंत एक सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर हो जाएगा। यह डायग्राम लूप वेक्टराइजेशन के दौरान एक मेमोरी सेफ्टी इश्यू को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक वेक्टर लोड इंस्ट्रक्शन एलोकेटेड एरे के एंड से आगे का डेटा रीड कर लेता है, जिसकी वजह से एक आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस होता है। द सॉल्यूशन कोलन मेन लूप प्लस स्केलर क्लीनअप लूप। आउट ऑफ बाउंड्स रीड्स और राइट्स को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोसेसिंग लूप को 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में स्प्लिट करते हैं। कोलन द वेक्टर लूप कोलन ये एलिमेंट्स को 8 के चंक्स में 8 के हाईएस्ट मल्टीपल तक प्रोसेस करता है, जिसे n-n मॉड्यूलो 8 के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। द रिमाइंडर टेल लूप कोलन अ सिंपल स्केलर फॉर लूप जो बचे हुए एलिमेंट्स यानी n मॉड्यूलो 8 को 1 बाई 1 क्लीन अप करता है। ये C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हार्डवेयर वेक्टराइजेशन का यूज करके एक मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट एरे ऑपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को 8 के पैरेलल चंक्स में प्रोसेस करने के लिए AVX इंट्रिंसिक्स का यूज करता है, जिससे 3 इनपुट एरेज पर एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड परफॉर्म होता है।
फाइनली ये उन बचे हुए एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केलर लूप का यूज करता है जो वेक्टर रजिस्टर्स में फिट नहीं होते हैं। सेक्शन ब्रेक। फुल कोड वॉक थ्रू कोलन स्केलर वर्सेस हैंड रोल्ड AVX2। चलिए सब कुछ एक कंप्लीट रनेबल C++ प्रोग्राम में कंबाइन करते हैं। हम एक नाइव स्केलर फंक्शन और एक हैंड ऑप्टिमाइज्ड AVX2 इंट्रिंसिक फंक्शन दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर एरे बाउंड्स के पार करेक्टनेस को वेरीफाई करेंगे। यह प्रोग्राम दिखाता है कि हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन सेट्स का यूज करने वाले वेक्टराइज्ड अप्रोच के साथ एक स्टैंडर्ड एलिमेंट बाय एलिमेंट कैलकुलेशन को कंपेयर करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे एक्सेलरेट किया जाता है। यह प्रोसेस मल्टीपल डेटासेट्स के लिए अलाइंड मेमोरी स्पेस एलोकेट करने से शुरू होती है। इसके बाद यह एक बेसिक लूप और एक वेक्टराइज्ड लूप दोनों का यूज करके फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जो एक साथ मल्टीपल नंबर्स को प्रोसेस करता है और बचे हुए एलिमेंट्स को अलग से हैंडल करता है। फाइनली प्रोग्राम दोनों मेथड्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करता है ताकि यह कंफर्म हो सके कि वे बिल्कुल सेम हैं और एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज करता है। सेक्शन ब्रेक। वेरीफाइंग कोड जनरेशन कोलन असेंबली इंस्पेक्शन टेक्निक्स। इंट्रिंसिक्स लिखना तो सिर्फ हाफ द बैटल है। परफॉर्मेंस इंजीनियर्स के रूप में हमें यह वेरीफाई करना होगा कि हमारा C++ इंट्रिंसिक कोड बिना किसी अनएक्सपेक्टेड कंपाइलर ओवरहेड के क्लीन ऑप्टिमल मशीन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट हो। चैप्टर 17.3 की कंपाइलर इंस्पेक्शन टेक्निक्स को याद करते हुए हम ऑप्टिमाइजेशन इनेबल्ड के साथ GCC या क्लैंग का यूज करके अपने एक्सप्लिसिट AVX2 कर्नेल को कंपाइल करते हैं और कंपाइलर एक्सप्लोरर या गॉडबोल्ट जैसे टूल्स का यूज करके जनरेटेड असेंबली आउटपुट को इंस्पेक्ट करते हैं कोलन। यह कमांड C++ सोर्स फाइल को GNU कंपाइलर का यूज करके हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन और हार्डवेयर स्पेसिफिक वेक्टर इंस्ट्रक्शंस के साथ कंपाइल करता है ताकि करस्पोंडिंग असेंबली लैंग्वेज आउटपुट फाइल जनरेट की जा सके। एनालाइजिंग द असेंबली आउटपुट। जब आप FMA_AVX2_explicit के लिए जनरेटेड असेंबली को ओपन करते हैं तो मेन वेक्टर लूप बॉडी को लोकेट करें। यह नीचे दिए गए असेंबली सीक्वेंस की तरह दिखेगा कोलन। यह असेंबली कोड स्निपेट एक वेक्टराइज्ड लूप को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एरेज पर एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस को यूटिलाइज करता है ताकि एक बार में 8 वैल्यूज को लोड किया जा सके, उन्हें दूसरे एरे के करस्पोंडिंग एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई किया जा सके, उन्हें वैल्यूज के थर्ड सेट में ऐड किया जा सके और रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में स्टोर किया जा सके। और यह प्रोसेस एक लूप में तब तक रिपीट होती है जब तक कि सारे एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते। इंट्रिंसिक असेंबली के लिए कोड रिव्यू चेकलिस्ट। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन VMOVAPAS यानी अलाइंड पैक्ड सिंगल को देखें, न कि VMOVUPAS यानी अनअलाइंड को। इससे यह कंफर्म होता है कि कंपाइलर ने पहचान लिया है कि हमारे पॉइंटर्स ठीक से अलाइंड हैं। फ्यूज्ड इंस्ट्रक्शन जनरेशन VFMADD231PAS या VFMADD132PAS या VAMAD213PAS को देखें। इससे यह कंफर्म होता है कि हार्डवेयर अलग से VAMULPAS और VADDPAS इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने के बजाय एक सिंगल स्टेप में FM एग्जीक्यूशन पाइपलाइन का यूज कर रहा है। रजिस्टर स्पेलिंग चेक। लूप बॉडी को ध्यान से देखें। क्या कोई MOVQ इंस्ट्रक्शंस YMM वैल्यूज को स्टैक फ्रेम RSP पर पुश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके कोड में हाई रजिस्टर प्रेशर है जिससे CPU वैल्यूज को स्लो L1 कैशे मेमोरी में स्पिल करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऊपर दिए गए हमारे 4 रजिस्टर कर्नल में रजिस्टर एलोकेशन बिल्कुल क्लीन है। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड इंट्रिंसिक पैटर्न्स, बिटवाइज मास्किंग और ब्लेंडिंग। हालांकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस सीधे होते हैं, लेकिन SIMD लूप्स के अंदर कंडीशनल लॉजिक को हैंडल करने के लिए माइंडसेट में बदलाव की जरूरत होती है। आप पूरे वेक्टर के लिए SIMD एग्जीक्यूशन को तोड़े बिना एक 256 बिट वेक्टर लेन के अंदर एक स्टैंडर्ड इफ A of I greater than 0 ब्रांच नहीं रख सकते। ब्रांचिंग के बजाय हम कंपैरिजन मास्क और वेक्टर ब्लेंडिंग का यूज करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने एरे में नीचे दिया गया कंडीशनल लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। out of I equals open parenthesis A of I is greater than 0.0 F close parenthesis question mark open parenthesis A of I times 2.0 F close parenthesis colon 0.0 F। यहाँ बताया गया है कि कैसे हम बिना किसी सिंगल कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन के AVX2 वेक्टर इंट्रिंसिक्स का यूज करके कंडीशनल ब्रांचिंग को एक्सप्रेस करते हैं।
ये C++ स्निपेट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग के लिए AVX इंट्रिंसिक्स का यूज करके कंडीशनल वेक्टर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे में 8 के ग्रुप्स में इटरेट करता है। कंपैरिजन मास्क क्रिएट करने के लिए वैल्यूज को 0 से कंपेयर करता है, वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करता है और फिर फाइनल रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में स्टोर करने से पहले पॉजिटिव इनपुट्स के लिए डबल की गई वैल्यूज को रखने और नॉन पॉजिटिव इनपुट्स को 0 सेट करने के लिए एक ब्लेंडिंग ऑपरेशन का यूज करता है। यह विजुअलाइजेशन एक वेक्टर प्रोसेसिंग ऑपरेशन डेमॉन्स्ट्रेट करता है जहां एक मल्टीप्लाइड वेक्टर के एलिमेंट्स को एक बुलियन मास्क के बेसिस पर कंडीशनली सिलेक्ट किया जाता है। अगर किसी स्पेसिफिक लेन के लिए मास्क ट्रू है तो मल्टीप्लाइड वैल्यू को रख लिया जाता है और अगर मास्क फॉल्स है तो वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे एक फाइनल ब्लेंडेड वेक्टर मिलता है। कंडीशनल ब्रांचिंग को वेक्टर कंपैरिजन मास्क और ब्लेंड इंस्ट्रक्शंस अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर ब्लेंड वी अंडरस्कोर PA से रिप्लेस करके सभी 8 लेन 0 ब्रांच मिस प्रेडिक्शन पेनल्टी के साथ एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। सेक्शन ब्रेक समरी चेकलिस्ट C++ SIMD इंट्रिंसिक्स को मास्टर करना। हेडर और फ्लैग्स हमेशा imintrin.h इंक्लूड करें और सही IA से टारगेट्स -AMAVX2 -AMFA के साथ कंपाइल करें। रजिस्टर विड्थ सिलेक्शन डेटा टाइप्स को सही इंट्रिंसिक रैपर से मैप करें। ASE के लिए $_M128 AVX2 के लिए $_M256 AVX512 के लिए $_M512। मेमोरी अलाइनमेंट 32 बाइट अलाइंड मेमोरी बफर्स पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए $_MM256 लोड $PAs और $MM256 store PAs का यूज करें। अलाइन S32 या STD अलाइन वैल्टी 32 $MM256 लोड U PAs का यूज केवल तभी करें जब अलाइनमेंट की गारंटी न दी जा सके। टेल लूप मैनेजमेंट हमेशा उन एरे साइजेस n को हैंडल करें जो वेक्टर लेन काउंट से डिविजिबल नहीं है। इसके लिए एक सेकेंडरी स्केलर क्लीनअप लूप का यूज करें। ब्रांचलेस लॉजिक वेक्टर लूप्स के अंदर इफ या एल्स स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन मास्क $_AM256 MP PAs और ब्लेंड इंस्ट्रक्शंस $AM256 ब्लेंड वी PAs से रिप्लेस करें। असेंबली वेरिफिकेशन क्रिटिकल इनर लूप्स के अंदर फुल इंस्ट्रक्शन फ्यूजन FA में क्लीन रजिस्टर एलोकेशन और 0 मेमोरी स्पिलिंग सुनिश्चित करने के लिए कंपाइलर आउटपुट को इंस्पेक्ट करें। हैंड रोल्ड इंट्रिंसिक्स लिखने से CPU हार्डवेयर कैपेबिलिटीज पर पूरा कंट्रोल मिलता है। हालांकि हैंड कोडेड इंट्रिंसिक्स को मेंटेन करना काफी थकाऊ हो सकता है, रिफैक्टर करना मुश्किल हो सकता है और ये नॉन x86 आर्किटेक्चर्स जैसे ARM Neon या RISC-V पर पोर्टेबल नहीं होते हैं। क्या हो अगर हम बिना एक भी इंट्रिंसिक कॉल लिखे ऑटोमेटिकली यही सेम असेंबली थ्रूपुट हासिल कर सकें। सेक्शन 18.5 ऑटो वेक्टराइजेशन प्राग्मास और मेमोरी अलाइनमेंट के साथ C++ कंपाइलर को गाइड करना में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्लीन C++ लूप्स को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए ताकि कंपाइलर का ऑटो वेक्टराइजर हमारे लिए सारा भारी काम खुद ही कर सके।